हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडीआर इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, तो प्रोनाउन को जानेंगे, प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले समझेंगे कि प्रोनाउन है क्या। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मोहन इज अ बॉय, he is a student. Reena is a girl. She is a doctor. I have a car. I have a car. It is red. ठीक है। समझेंगे इस तीनों सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है मोहन इज अ बॉय, ही इज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ही किसके लिए आया हुआ है? मोहन के लिए आया हुआ है। सेकंड जो सेंटेंस है इसको देखेंगे, रीना इज अ गर्ल, सी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे सी जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया हुआ है? रीना के लिए। थर्ड नंबर सेंटेंस में देखेंगे, आई हैव अ कार, इट इज रेड। यहाँ पर इट किसके लिए यूज किया हुआ है? कार के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या समझे ऐसे कि जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उस वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे इसकी डेफिनेशन इसी से बन जाएगी, a pronoun is a word used instead of a noun. ठीक है। A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun वह शब्द है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है या नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। इसलिए इसकी हम डेफिनेशन एक और तरीके से लिख सकते हैं, a pronoun stands for a noun। ये भी कह सकते हैं एक प्रोनाउन नाउन के जगह पे आता है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन चाहे कुछ भी हो, हमें ये समझना है कि प्रोनाउन नाउन के बदले में यूज किया जाता है या नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है। इसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कुछ और एग्जांपल्स लिख करके। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि क्यों प्रोनाउन यूज किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लिखा हुआ यहां पर कि मोहन इज अ बॉय, मोहन लिव्स इन मुंबई, मोहन plays cricket, Mohan is a good player। ठीक है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे हम लोग कि बार बार हम लोग मोहन यहाँ भी यूज है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, कि ये बार बार हम मोहन यूज कर रहे हैं। तो क्यों ना इस मोहन के जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज किया जाए जो और सूटेबल लगे। ठीक है। तो इसे और सूटेबल बनाने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं वहीं से, मोहन इज अ बॉय, और यहां पर मोहन के जगह पर
हम क्या लिख देंगे, ही लिव्स इन मुंबई। ठीक है, इसके बाद इसके जगह पे आ जाएगा ही प्लेज क्रिकेट, लास्ट में ही इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, तो क्या हम लोग समझे, इन दोनों में हम लोगों ने कुछ डिफरेंस देखा है कि यहाँ पे मोहन बार बार आ रहा है और इस वाले में हम लोग मोहन के जगह पे यहाँ पे ही, यहाँ भी ही और यहाँ भी यूज किया है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझे कि जो वर्ड नाउन के बदले या नाउन के जगह पे यूज हो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर किसी से काम न चले तो उसके जगह पे हम दूसरा चीज यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन का सब्स्टिट्यूट क्या है, ही है। ठीक है, क्योंकि मोहन के बदले में हम लोगों ने ही यूज किया है। इसी तरीके से अगर वह किसी लड़की का नाम होता तो हम लोग शी यूज करते, जैसे हमने इसके पहले भी एग्जांपल लिया था। या कोई अगर थिंग है तो उसके लिए इट यूज करते हैं। सो दिस ऑल आर प्रोनाउंस। अब आगे चलेंगे हम लोग कि इसके काइंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड पे आता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, 7 नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद पढ़ेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट के बाद हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद रिलेटिव के बाद हम लोग पढ़ लेंगे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। है ना, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है ना, तो ये आपके 12 काइंड्स हैं प्रोनाउन के टोटल। अब हम लोग एक एक करके सभी
को समझेंगे कि पर्सनल क्या है, इम्पर्सनल क्या है, सभी को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ते चले, सो दैट कि आगे चल करके आप डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन से प्रोनाउन किस में आएंगे। ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, सो ध्यान से देखेंगे। तो नंबर 1 पे है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? तो पर्सनल प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है। जैसे अगर कोई हम सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर आई एम अ बॉय जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट कौन होगा? आई होगा, है ना। ही इज अ स्टूडेंट, तो उस सेंटेंस के लिए ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे I, we, you, he, she, it and they। ये चारों, ये जो मतलब जितना भी मैंने लिखा है ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि यही सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। Forms of the personal pronoun। ठीक है, इसे समझने के लिए हम लोग को एक चार्ट बनाना पड़ेगा, तो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, इसे हम लोग केस वाइज समझेंगे। जैसे केस क्या होता है, जैसे आप केस भी समझ लेंगे इससे बेहतर तरीके से। तो केस नंबर 1 आपका हो जाएगा ये नॉमिनेटिव केस। ठीक है, दूसरा होता है पॉजेसिव केस, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। चलिए, पॉजेसिव केस के 2 पार्ट हैं। पहला है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसमें हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए, हमारा चार्ट तैयार हो रहा है। चलिए, अब लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे? इधर में लेफ्ट में हम लोग पर्सन रख लेते हैं। पर्सन, चलिए, अब पर्सन में सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? आई। इसमें आ जाएगा नॉमिनेटिव केस में आई। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई, और प्रोनाउन माइन। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। चलिए, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई हो गया, इसका प्लूरल क्या होता है? वी। तो वी क्या हो जाएगा इसमें? आवर, इसमें आवर्स, और इसमें अस। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। इसके बाद हो जाएगा सेकंड पर्सन। चलिए, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? यू को कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है ना। तो यू हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, यू का इसमें हो जाएगा योर, और इसमें योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा यू। ठीक है, इसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, लेकिन समझेंगे
कि ये यू सब्जेक्ट बनता है और ये वाला यू ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो सेकंड पर्सन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई है और प्लूरल वी है, वैसे ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, ही। ठीक है ना, तो ही का कैसे लिखेंगे हम लोग, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका हिज ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा इसका, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है शी का इसमें हो जाएगा हर, इसमें हर्ष और ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। इसमें समझेंगे हम लोग कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम होता है। सिंगुलर में एक और होता है हमारा इट। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स। पॉजिटिव प्रोनाउन हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का होता है इट। ठीक है, थर्ड पर्सन का ये तीनों क्या है, सिंगुलर है और इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे। तो दे का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, और इसमें हो जाएगा देयर्स, और इसमें हो जाएगा देम। ये हम लोगों का चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस चार्ट से हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये आगे भी बहुत इसका काम है, तो बहुत ध्यान से इसे समझ लेंगे। आप इसे याद भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इसमें क्रॉस है, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन था। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन जितने भी हैं ये क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। और ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ये भी पर्सनल प्रोनाउन में ही होंगे। ठीक है, अब अगली बारी है सेकंड नंबर की, इम्पर्सनल प्रोनाउन की। समझते हैं आगे इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। सेकंड नंबर पे है हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, इम्पर्सनल में कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं। पहले सेंटेंस जब लिखेंगे तो समझ में बेहतर आएगा कि ऐसे कौन से प्रोनाउन है जिसे हम लोग इम्पर्सनल कहते हैं और क्यों कहते हैं। देखिए, जैसे हम लिखते हैं कभी कभी वर्षा हो रही है, तो क्या लिखते हैं इंग्लिश में, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सोमवार है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं इट इज मंडे। ठीक है ना, यहां पे जो इट है ये आप देखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन में भी इट आया हुआ था। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में इट कब होगा, जब वह इट सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि यहां पर इट इज एन, चलिए इट इज एन एंट लेते हैं। क्या हम लोग करते हैं इसमें, इट का यूज कहां पे करते हैं, इट का यूज जनरली हम लोग छोटे छोटे जीव जंतु के लिए करते हैं, या जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी करते हैं। जो इट का मीनिंग यह और वह दोनों होता है। तो यहां पर इट किसके लिए आया हुआ है, इट इज एन एंट, एंट के लिए ही इट आया हुआ है। ठीक है, तो यहां का जो इट है ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, यहां पे भी इट है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज मंडे, सोमवार है। तो यहां पर ये दोनों जगह पे जो इट है यह इम्पर्सनल है।
क्योंकि यह डायरेक्ट रूप से पर्सनल की तरह यूज नहीं किया हुआ है ना, लेकिन है तो प्रोनाउन इस केस में, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इन पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन। देखिए इसके पहले हम लोगों ने जो चार्ट बनाया था उसमें एक तरफ पोजेसिव प्रोनाउन भी लिखा हुआ था। कौन कौन से थे उसमें, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। ठीक है, ये सारे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे हम उस सेंटेंस लेते हैं, दिस पेन इज माइन, है या दैट इज योर्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो माइन और योर्स हैं, ये दोनों के दोनों कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद चौथे नंबर पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, तो कौन कौन से प्रोनाउन होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, himself, herself, itself, themselves। ठीक है, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ध्यान देंगे कि जहां जहां सिंगुलर है वहां पे सेल्फ लिखा हुआ है, यानी माई सेल्फ, और यहाँ पे हो गया है आवर सेल्व्स। ये गलती नहीं करेंगे हम लोग कि सेल्फ का ही प्लूरल सेल्व्स होता है ना, तो आवर सेल्व्स। यहाँ पे लिखा हुआ है योर सेल्फ, क्योंकि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, तो योर सेल्फ यहाँ पर सिंगुलर के लिए यूज किया हुआ है, योर सेल्व्स यहाँ पे प्लूरल के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, themselves वैसे ही ये प्लूरल के लिए यूज किया हुआ है। अब समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि जैसे अगर हम ऐसे बात करें कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को बोलेंगे जो या जिसका असर खुद सब्जेक्ट पे पड़ता हो। नहीं, जैसे उसने स्वयं को पढ़ाया, तो उसने स्वयं को पढ़ाया, तो वहां पर जो उसने के लिए यानी वह के लिए स्वयं यूज करेंगे, तो वह ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इसे एग्जांपल लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को हर्ट किया, मैंने स्वयं को दुखी किया। तो क्या है, इसने अपने आप को, मतलब इसका असर सब्जेक्ट पे आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ का जो माई सेल्फ है यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यह रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को।
जैसे ही बेट हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या है? उसने स्वयं को पीटा, है ना। मतलब कि यहां पर हिमसेल्फ किसके लिए आया हुआ है? ही के लिए। उसने स्वयं को पीटा, तो यहां पर माई सेल्फ और हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि जितना भी हमने ये लिखा हुआ है इन्हें हम लोग इम्फैटिक भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। 5वें नंबर पे है इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन भी जितना रिफ्लेक्सिव में है वो सारा का सारा इम्फैटिक में भी होता है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, yourself, yourselves, himself, herself, itself और themselves। आप लोग देखेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव में लिखा था वही इम्फैटिक में भी लिखा हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका असर सब्जेक्ट पे हो तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, और इसमें इम्फैटिक है। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार चीजें, मतलब जोर देकर बोलना। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, लिखा हुआ है कि आई माई सेल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि मैंने स्वयं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई माई सेल्फ सॉल्व कर दीजिए, इसे पास्ट टेंस हो जाएगा ये। आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा यहां पर कि मैंने स्वयं, ये हम लोग जोड़ देकर बोल रहे हैं, है ना, मैंने स्वयं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहां का जो माई सेल्फ है ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। उसमें था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि इसमें स्वयं के लिए कुछ किया नहीं, मतलब उसका असर सब्जेक्ट पे था, और यहां पर इम्फैटिक है। अगर इन्हीं को हम लोग ऐसे इम्फैटिक मतलब जोर देकर बोलना, है ना, अपने आप, जैसे यहां पे है कि मैंने स्वयं किया, उसने स्वयं, जैसे ही हिमसेल्फ, he himself killed a tiger. He himself killed a tiger. उसने स्वयं एक बाघ को मारा। तो यहां पर ये इम्फैटिक है, जो जोर देकर बोल रहा है कि उसने स्वयं एक बाघ को मारा, तो यहां पर ये इम्फैटिक हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। जिसके पहले, क्योंकि जितना एग्जाम्पल इम्फैटिक में लिखा हुआ है वही सारे के सारे रिफ्लेक्सिव में भी लिखे हुए थे, लेकिन सेंटेंस में जो यूसेज है उसके, उसमें डिफरेंसेस है, तो आप उसके हिसाब से इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। इन चारों को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज अ बॉय, दीज आर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहां पे दिस, दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इनके बाद जब नाउन का यूज किया जाता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है।
ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देते हैं, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। तो इस सेंटेंस में जो दिस है यह प्रोनाउन नहीं होगा, ये वाला दिस चूंकि नाउन के पहले यूज किया हुआ है तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा। सो ध्यान रखेंगे, हम लोग अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो दिस, दैट, दिस, दोस आएंगे, उसके बाद हम लोग को वर्ब यूज करना है, न कि नाउन। जैसे ही नाउन यूज करेंगे ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद आता है 7 नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच, बोथ, आइदर, नाइदर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देखेंगे एग्जांपल्स इसके, ईच हैज अ पेन। ईच हैज अ पेन, यहां पे क्या है, ईच प्रोनाउन है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के बदले में यूज किया हुआ है, नाउन की जगह पे यूज किया हुआ है। तो यहाँ का ईच क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बोथ को ले, बोथ आर प्रेजेंट टुडे, आज दोनों उपस्थित है, तो यहाँ पर बोथ किस तरह से नाउन को यूज किया हुआ है, तो ऐसे नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि इनके बाद अगर नाउन आ जाता है तो प्रोनाउन नहीं होगा, वह एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ईच बॉय हैज अ बुक, तो यहाँ का जो ईच है यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन न होकर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देने की बहुत जरूरत है, जो उसके पहले पढ़ा है उसमें भी और इसमें भी। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे 8वें नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि लिखा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ही है कि जो डेफिनिट नहीं है। ठीक है ना, जो डेफिनिट नहीं है, जैसे सम, मेनी, ऑल, ठीक है, नन, वन, somebody, ठीक है, nobody, few, etc. मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने से ही लग रहा है कि जो डेफिनिट नहीं हो, जैसे सम आर प्लेइंग, कुछ खेल रहे हैं, तो इसमें हमारा नंबर क्या है, इंडेफिनिट है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस समझते हैं, सम आर प्लेइंग, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे वहां पे बहुत सारे लड़के हैं और तब कहते हैं कि कुछ खेल रहे हैं, तो सम यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ये डेफिनिट नहीं है कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो हमने उसके लिए क्या यूज किया, सम। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इस सम के बाद कोई नाउन आता है तो वह प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग लिखें कि सम
बॉयज आर प्लेइंग, तो यहाँ पे जो सम है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, और प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नाउन, ये नाउन के बदले में यूज किया गया है और ये नाउन के पहले यूज किया गया है, तो यहाँ पर यह एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसे हम लोग डिटरमाइनर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो 9 नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronoun each other और one another को बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, each other and one another। अब हम समझेंगे कि इसे हम यूज कैसे करते हैं। देखिए, each other दो के लिए यूज किया जाता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिए हम लोग, ठीक है ना। जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है कि दे लाइक ईच अदर, दे लाइक ईच अदर, यहां पर दे सिर्फ दो के लिए यूज किया गया है ना, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, सिर्फ दो के लिए यूज किया गया है। जब हम दो से ज्यादा के लिए यूज करेंगे तो इस अदर के जगह पे वन अनदर यूज करेंगे। जैसे अगर सेकंड सेंटेंस हो कि दे हेट वन अनदर, ठीक है, दे हेट वन अनदर, तो यहां पर दे दो से अधिक के लिए यूज किया गया है, दो से अधिक के लिए, वन अनदर और ईच अदर सिर्फ दो के लिए हमें यूज करना होगा। ये दोनों क्या है, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 10 नंबर पे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स का पहले मतलब समझते हैं। रिलेटिव जो रिलेशन से बना हुआ है, रिलेशन मतलब जो किसी से संबंध बतलाता हो, ठीक है ना, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन इसमें आएंगे, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, whose, ठीक है, ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। अब वन बाय वन समझेंगे कि हु, विच या दैट, ये सब हम कहां पे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग, the boy who is playing there is my brother, ठीक है। The boy who is playing there is my brother, जो लड़का वहां खेल रहा है मेरा भाई है। तो हम लोग यहां पर who किसके लिए यूज कर रहे हैं, लड़के के लिए, है ना। तो यहां पर समझेंगे कि who मनुष्य के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है विच। पहले एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द पेन विच वॉज लॉस्ट, ये वही कलम है जो खो चुका था। तो यहां पर विच किसके लिए यूज किया गया है, पेन के लिए यूज किया गया है, और पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है
हम लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करना है, ठीक है ना। दैट का यूज जनरली दोनों के लिए यूज किया जाता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए। लेकिन समझेंगे एग्जांपल से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल दैट glitters is not gold, ठीक है ना। तो यहां पर दैट गोल्ड के लिए यूज हुआ है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, मैन इज द ओनली एनिमल that can talk, ठीक है। तो देखेंगे that यहां भी यूज हुआ है, that यहां भी यूज हुआ है। ये that नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हुआ है और ये that लिविंग थिंग्स के लिए यूज हुआ है, मैन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो that दोनों के साथ यूज हम कर सकते हैं। चलिए दूसरा है what का यूज कैसे करेंगे हम लोग, जैसे आई मीन व्हाट आई से, आई मीन व्हाट आई से। तो यहां पे व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरह से आई होप कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन बेहतर तरीके से समझ आ चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर पे है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ठीक है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन मतलब आप इस वर्ड को जब समझ लेंगे कि एक्सक्लामेटरी वर्ड क्या होता है, तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी समझ पाएंगे। जैसे हम लोग कई बार आश्चर्य के साथ कुछ बोलते हैं, है ना, तो वैसे वर्ड को हम लोग एक्सक्लामेटरी वर्ड कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कि व्हाट, तो व्हाट, अब देखिए एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे बोल रहे हैं व्हाट तो नहीं चलेगा। आप जब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो बोलने का तरीका भी हमें बदलना होगा। हमें कैसे बोलना होगा, व्हाट, व्हाट, यू डोंट नो मी। आश्चर्य कर रहे हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। तो इस जगह पे जो व्हाट है वह क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे और सेंटेंस लेते हैं, आश्चर्य में कोई और देखते हैं, व्हाट माई हाउस कॉट फायर, है ना। आश्चर्य में कहता है कि क्या मेरे घर में आग लग गई। तो बोलने का तरीका भी है, बोलेंगे आश्चर्य के साथ बोलेंगे व्हाट माई हाउस कॉट फायर। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमारा है 12 नंबर पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न पूछने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसे हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, which, who, whom, whose,
ये सारे क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ध्यान देने की जरूरत यह है कि ये जो प्रोनाउन है ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं। हम लोग इसके पहले व्हाट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, या विच, हु, ये दोनों हम लोग कहां पे, रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। सो जरा इनमें क्या डिफरेंस है इसे बड़े ही बारीकी से समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हु इज योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, है ना। विच इज योर बुक, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो हु विच है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। और इसके पहले हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था जो रिलेशन बतलाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ लिए। आई होप कि आपको ये जितने प्रोनाउंस हैं अच्छी से समझ में आ गया हो। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, सो दैट कि हम आपके लिए और भी नए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।